नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो 47 दिनों तक चलने वाले लोकतंत्र के महापर्व का आज दूसरा रण है। चूंकि आज दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है और आपको बता दें कि 13 राज्यों के 88 सीटों पर आज जनता घरों से बाहर निकल रही है, अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। वहीं पश्चिमी यूपी की भी 8 सीटों पर आज लगातार सुबह से ही वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी है और पश्चिमी यूपी बीजेपी का एक मजबूत किला है। अगर हम 2019 के नतीजों पर गौर करें तो 2019 में इन 8 सीटों में से महज एक सीट पर बीजेपी को हार मिली थी। लेकिन पहले ये तस्वीरें देखते हैं, जहां गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ, ये 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और लगातार लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने भी अपने वोट डाल दिए हैं। अमरोहा में कुंवर सिंह तंवर ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ गाजियाबाद से अतुल गर्ग, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इन्होंने भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपने परिवार के साथ अपने मत का इस्तेमाल किया है। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपील कर रहे हैं लोगों से कि लोग अपने घरों से बाहर निकले। वहीं सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपील करते हुए ट्वीट किया है कि पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन अब इन अपीलों का असर कितना होगा, इसकी एक जो तस्वीर है ये शाम 6 बजे तक साफ हो जाएगी। क्योंकि अगर हम पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले गए थे, लेकिन तब वोट प्रतिशत था महज 60.25, जो कि बहुत ही कम रहा था। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो इसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है। और यही वजह है कि जब पहले चरण के वोटिंग परसेंटेज आए तो दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने अपने पन्ना प्रमुखों को फिर से एक्टिव कर दिया, कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया कि वो घर घर पहुंचे और लोगों से अपील करें कि वो ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में मतदान करें। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी भी अलग अलग तरीके से कार्यक्रम करते हुए नजर आए। कई स्कूली बच्चों का सहयोग लिया गया, कई नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों से अपील की गई कि लोग अपने घरों से बाहर निकले, ताकि जब दूसरे चरण का चुनाव हो तो इस बार वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिले। फिलहाल इसका असर कितना होता है धरातल पर, जब फाइनल वोटिंग परसेंटेज आ जाएगा तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आप ये 8 तस्वीरें लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां सुबह से ही लगातार जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। और जिन 88 सीटों पर आज जनता अपना वोट डाल रही है, इसमें कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें जहां पर कई प्रत्याशियों की किस्मत तय हो जाएगी। केरल के वायनाड से राहुल गांधी की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला में है, यहां से शशि थरूर की आज अग्नि परीक्षा है। वहीं अगर हम मथुरा की बात करें तो मौजूदा सांसद यानी कि सिटिंग सांसद के साथ ही 2024 बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी की भी आज अग्नि परीक्षा है। वहीं मेरठ में अरुण गोविल, इनकी भी आज अग्नि परीक्षा इस फेज में होनी है। चूंकि आज 88 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसका खुलासा 4 जून को होगा। लेकिन इस दूसरे चरण के लिए हर एक पार्टी के कद्दावर नेता ने, हर एक पार्टी ने जोर आजमाइश की थी। वही समाजवादी पार्टी भी लगातार चुनावी मैदान में दमखम दिखाती हुई नजर आ रही थी। फिलहाल ये जो दूसरा चरण है ये बीजेपी का एक मजबूत किला माना जा रहा है। क्योंकि अगर हम 2019 के नतीजों पर गौर करेंगे तो 88 में से 50 सीटें बीजेपी के पास आई थी, जबकि बीजेपी के सहयोगी 8+ सीटों को जीतने में कामयाब हुई थी। कुल मिला के माना जाए तो 60+ का आंकड़ा बीजेपी ने 2019 में पार किया था। वही कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, जबकि अन्य के खाते में 9 सीटें गई थी। लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके हैं, एक दूसरे के सहयोगी बदल चुके हैं। तो इसका असर जनता पर कितना पड़ता है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2019 में जहां कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी, तो 2019 में समाजवादी पार्टी, बसपा और रालोद एक साथ थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी यूपी में रालोद का समर्थन मिला है और इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जबकि बसपा एकला चलो की राह पर निकली है। अब इसका असर कितना होता है, बदले हुए समीकरण पर जनता का रुख क्या होता है, फिलहाल ये जनता तय करेगी। क्योंकि 5 सालों के लिए अब जनता के हाथों में पूरा फैसला है कि आखिर वो किन्हें चुनावी मैदान में उतार कर किन्हें जीत का ताज पहनाती है।
अब इस मजबूत किले को क्या बीजेपी बचा पाएगी या 2019 से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी? फिलहाल ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि इस बार बीजेपी ने यूपी के लिए मिशन 80 का लक्ष्य स्थापित किया है और अगर बीजेपी को मिशन 80 का लक्ष्य हासिल करना है तो दूसरे चरण की जिन 8 सीटों पर आज पश्चिमी यूपी में वोट डाले जा रहे हैं उनमें से एक सीट ऐसी है जिस पर 2019 में बीजेपी को हार मिली थी, वो सीट थी अमरोहा। अब अमरोहा को कैसे बीजेपी बचाने में कामयाब होती है ये फिलहाल जनता के हाथ में है कि जनता को जब 5 सालों के बाद मौका मिला है तो जनता विकास को सर्वोपरि रखती है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है। दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही कुल 13 राज्यों की 88 सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। 2 घंटे का समय बीत चुका है लेकिन मतदान केंद्रों के बाहर अभी भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा भीषण गर्मी भी बढ़ेगी और इस भीषण गर्मी का वोटर्स पर भी सीधा सीधा असर पड़ेगा। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने जिला निर्वाचन आयोग को निर्देश तो दे दिए हैं कि वो मतदान केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम करके रखे, व्यापक इंतजाम करके रखे ताकि जो भी वोटर्स मतदान केंद्र का रुख कर रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन उसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना बीजेपी के लिए और जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी है। जिस पश्चिमी यूपी में बीजेपी दमखम दिखा रही है, जिस पश्चिमी यूपी में अभी फिलहाल बीजेपी को रौलौत का साथ मिला है, इस पश्चिमी यूपी में इस बार बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है क्योंकि बीजेपी ने वीके सिंह का गाजियाबाद में टिकट काटकर अतुल गर्ग को दिया है। ऐसे में राजपूत और ठाकुरों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है और रूपाला के बयान से ठाकुरों और राजपूतों में खासा गुस्सा है और राजपूत और ठाकुरों को मनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला। अब उसका असर कितना होता है? क्या वाकई गुस्साए ठाकुरों और राजपूतों को मनाने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कामयाब हुए? ये 4 जून को इसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी है। एक बार फिर रुक करेंगे राजनीतिक विश्लेषक का विनय तिवारी जिस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वही हमारे सहयोगी राजेश भी इस वक्त मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विनय तिवारी जी से करते हुए। विनय जी, पहले चरण पे सबसे पहले मैं एक नजर डालूंगी कि पहले चरण का वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा जो कि हर एक पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय रहा, जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए भी चिंता का विषय रहा और इतिहास भी गवाह है कि जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो इसका खामियाजा सीधा सीधा बीजेपी को उठाना पड़ा है। तो क्या अगर वोटिंग परसेंटेज इस बार भी भीषण गर्मी की वजह से दूसरे चरण में कम रहता है तो ये पार्टियों के लिए परेशानी वाली बात हो सकती है? निश्चित तौर पे पहले चरण में जो वोटिंग परसेंटेज है वो अपेक्षाकृत नहीं था, कम हुआ है, बट उससे आप ये केवल कह दें कि इससे बीजेपी का नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। अमूमन जब वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है तब ये कहा जाता है कि ये जो आक्रोश है वोटर का वो सरकार के अगेंस्ट है। इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई रोल अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है इसका हम एक छोटा सा आपको एग्जांपल हम देंगे। जैसे रामपुर सीट हुई, अपना यूपी में रामपुर है, ठीक है ना। रामपुर में करीब करीब 55% मुस्लिम मतदाता हैं जी और 45% जो हिंदू मतदाता हैं जी। टोटल रामपुर का जो वोट परसेंट जो पोल हुआ है वो 54% हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा तो मुस्लिम ही मतदाता थे। क्या वो भाजपा के कोर वोटर हैं जो पूरा 100% वो पोल करते हैं? मुस्लिम मतदाता 100% वोट पोल करता है, पूरे मुस्लिम मतदाता ही वोट नहीं डाले हैं। अब इसके कोई दूसरे कारण हो सकते हैं, एक तो गर्मी है, नो डाउट। दूसरा जो विपक्ष है वो अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहा है। एक हताशा भी हो सकती है कि जिस तरीके से 400 पार 370 भाजपा, ये जो भाजपा का जो चुनावी माहौल है वो जिस तरीके से उसने अपना समीकरण बना रखा है, तो जो विपक्षी वोटर हैं या विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने वोटर को गोलबंद नहीं कर पा रही हैं और उनको वहां तक पोलिंग बूथ तक नहीं ला पा रही हैं। ये कहना कि केवल और केवल ये भाजपा का वोट परसेंट कम हो रहा है,
ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। और वैसे भी अगर आप पहला चरण की बात कर रहे हैं, जो 102 सीटें हुई थी, तकरीबन 21 राज्य थे उसमें, वो जो पहला फेज था वो इंडिया के लिए होम ग्राउंड था, ना कि एनडीए के लिए। हम्म। जो 102 सीटें थीं उनमें एनडीए ने केवल 41 सीटें जीती थी 2019 में। ज़्यादातर सीटें जो है वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो पहले था, जो अभी समय इंडिया है, उसके पास सीटें गई थी। हम्म। तो पहला फेज, अब उसमें तमिलनाडु ले लीजिए, ठीक है ना, जो साउथ की सीटें थी वहाँ पे ज़्यादातर, वहाँ पे विपक्षी की ही जो है वो सीटें थी, इंडिया के लिए नहीं थी। जी। ये जो सेकंड फेज है उसमें एनडीए का, आप कह सकते हैं ये होम ग्राउंड है। अब यहाँ पे एनडीए अपना जो है बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। लेकिन विनय जी देखिए, एनडीए बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश तो लगातार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खुद दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां करते हुए नजर आए, जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से इस बार बीजेपी ने गाजियाबाद से मौजूदा सांसद वीके सिंह का टिकट काटा, उसके बाद रूपाला के बयान से राजपूतों और ठाकुरों में गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, इसका असर भी तो पड़ने वाला है ना बीजेपी के प्रत्याशियों पर और नतीजों पर। जरूर। जब भी कोई ठाकुर वोट बैंक जो है वो भाजपा का एक कोर वोटर रहा है, जी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आक्रोश वो दिख भी रहा है, ठीक। लेकिन आप ये कह दें कि केवल ठाकुरों के बाइकआउट से ही ये वोट परसेंटेज कम हो रहा है, तो ऐसा नहीं, हम्म। ठीक है। वोट परसेंटेज जो कम हुआ है उसमें दो कारण मेन हैं, जो एक तो गर्मी है, दूसरा पहला फेज था, और हो सकता है कुछ प्रबंधन में कमियां रही हों। हम्म। सरकार भी सजग है, विपक्षी पार्टियां भी सजग हैं, और उम्मीद है कि जो नए आज का जो फेस है और जो अगले आने वाले जो फेस हैं उनमें एक अच्छा वोट वोट परसेंटेज पोल होते हुए हमें दिखाई पड़ेगा। ठाकुर की जहाँ तक बात है, क्षत्रिय समाज हमेशा बीजेपी का कोर वोट रहा है। हम्म। इस बार दो एक टिप्पणियां हुई हैं, हालांकि बीजेपी मैनेजमेंट में बहुत माहिर मानी जाती है, तो नो डाउट उनके नेता कुछ न कुछ, जिनको जिम्मेदारी मिली है, वो कुछ ना कुछ उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल विनय जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला था पश्चिमी यूपी में रूठे हुए राजपूत और ठाकुरों को मनाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद जब ठाकुर सम्मेलनों का आयोजन हुआ तो उसमें सभी ठाकुरों को ये तक कसम दिलाई गई कि आप बीजेपी को वोट ना दें। तो अगर वाकई ठाकुरों और राजपूतों ने बीजेपी का सहयोग नहीं किया, अगर नतीजों में ये निकल के सामने आता है, तो क्या लगता है कि इसका जो फायदा है ये किसे मिलेगा सबसे ज्यादा? नो डाउट इंडिया गठबंधन को जाएगा उसका फायदा, हम्म। ठीक। और इससे कहीं ना कहीं जो राजस्थान है, आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे ठाकुर बिरादरी जो है एक निर्णायक भूमिका में रहता है। हम्म। तो उसका फर्क तो बीजेपी को पड़ेगा ही, अगर मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ठाकुर समाज भाजपा से खफा है। जी। बट ये दिखाई तो पड़ता है, लेकिन केमिस्ट्री लग नहीं रही है कि ये जो है ठाकुर समाज पूरा का पूरा जो है भाजपा से हट गया है। बिल्कुल ठीक है। अब सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश देखिए, तकरीबन 2 घंटे का समय बीत चुका है, क्या वोटिंग परसेंटेज अभी तक सामने आए हैं इन 8 सीटों पर? अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज का, तो अभी तक वोटिंग परसेंटेज अभी आपका आकलन नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से आज देश में चुनाव हो रहा है, देश में 13 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 88 सीटों पर चुनाव हो रहा है। और उसके अलावा अगर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उसमें 8 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। दूसरा फेज है आज लोकतंत्र के इस महापर्व का, और 8 सीटों पर बड़े बड़े दिग्गजों की साख जो है दांव पे लगी है। चाहे मथुरा की बात करें तो हेमा मालिनी की, अगर मेरठ की बात करें तो वहाँ पे अरुण गोविल की। तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल मतदान आज जो है दूसरे फेज का चुनाव का मतदान आज हो रहा है, और सुबह से ही मतदान लगातार जारी है। और कई जगहों पर, चाहे गाजियाबाद की बात करें, चाहे अमरोहा की बात करें, कई बार ईवीएम खराब होने की भी खबर आई है। और लगातार जो है अगर सुरक्षा की बात करें तो एडीजी डीके ठाकुर जो है लगातार सुरक्षा का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे मेरठ की बात करें, चाहे अमरोहा की बात करें, तो अगर नुकसान देखा जाए तो वोट जो है लगातार सुबह से पोलिंग बूथों पर भीड़ वहां पे देखने के लिए मिल रही, लंबी लंबी कतारें लगी हुई, क्योंकि सुबह का वक्त है और ज्यादा से ज्यादा लोग सुबह के वक्त अभी अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर बात की जाए नोएडा की, गौतम बुद्ध नगर की,
तो 100 साल की वृद्ध महिला ने आज इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदान किया है। जी मुस्कान। बिल्कुल ठीक है, वापस मैं अपने विश्लेषण करूंगी। देखिए विनय जी, दूसरे चरण के रण का आगाज तो हो चुका है। हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है और लगातार तस्वीरें भी यही बता रही है कि जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। लेकिन विनय जी, अगर हम मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो इस बार बीजेपी ने मुखर होकर राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा हर एक रैली में उठाया है। तो क्या ये मुद्दा पश्चिमी यूपी में गेम चेंजर साबित होने वाला है? क्योंकि जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से एक अमरोहा ऐसी सीट थी जहां 2019 में बीजेपी को हार मिली थी। तो क्या राम मंदिर के मुद्दे के जरिए बीजेपी इस बार 8 के 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी का हमेशा उसका एक हिसाब से कह लीजिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा उनका मुद्दा उनके लिए रहा है। उसको अभी तो मंदिर का निर्माण हो चुका है, जब नहीं था तब भी वो इसको जितना भुना सकते थे उसको भुनाते थे, कैश करते थे। राम मंदिर बन जाने से कहीं ना कहीं भाजपा को एक एज मिलता है, इस चुनाव में उसका एज मिलेगा। ठीक, कितना मिलता है ये अभी 4 जून को पता हो जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि केवल और केवल राम मंदिर के सहारे ही भाजपा 2024 का इलेक्शन जीत जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन राम मंदिर इसमें, और ख़ासकर यूपी में, वो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, हर जगह उसका दिखाई पड़ता है एक प्रभाव। उससे भाजपा को एज मिलता है। फर्स्ट फेज में जो 8 सीटों का चुनाव जो हुआ था, मैं थोड़ा बताऊंगा उसमें। उन 8 सीटों में 2019 में 5 सीट भाजपा हार चुकी थी जी। उसको केवल मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत में ही जीत हासिल हुई थी। हाँ, वो दूसरी चीज़ है कि उपचुनाव में उसने रामपुर में जीत हासिल की। बट जो पहला फेज था वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे समीकरण थे जहाँ पे भाजपा को 8 में से 5 सीटें गंवानी पड़ी थी। और ये जो सेकंड फेज में जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, ये जो 8 सीटें हैं सेकंड फेज की, इसमें केवल अमरोहा, वो दानिश अली ने ही, बसपा के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। हमें थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम मतदाता हैं और दलित मतदाता जो हैं, उनका गठजोड़ 2019 में हुआ था, वो वोट का बिखराव नहीं हो पाया था। दलित मतदाता जो महागठबंधन उस समय बना हुआ था सपा और बसपा का, उससे अलग हटके जो भाजपा को ही उन्होंने वोट दिया था। ज़्यादातर दलित और मुस्लिम मतदाता, उनमें बिखराव नहीं हो पाया था, वो एक साथ जो है वोट किए थे। तब इस 8 सीट में एक अमरोहा सीट ही वो निकाल पाए थे जी। इस बार ऐसा नहीं है, समीकरण दूसरे हैं। कुछ एक सीटें ऐसी हैं जहाँ पे त्रिकोणीय नहीं, 4-4 जो है मुकाबले में है। जैसे कि अभी आपका चंद्रशेखर जी की ही आप सीट ले लीजिए, नगीना की सीट की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे बसपा का भी एक कैंडिडेट है, सपा ने उतार रखा है, भाजपा का है, और चंद्रशेखर ने भी अपना कैंडिडेट दे रखा है। खुद चंद्रशेखर जी वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे दलित वोटों का बिखराव ज़्यादा होना है। सपा बसपा अलग अलग अपना कैंडिडेट उतारे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक मुस्लिम मतदाता भी वहाँ पे बटेंगे। उस सीट पे फिलहाल अभी ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक एज है भाजपा को। बिल्कुल एज है बीजेपी के पास। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे को लगातार बोलती हुई नजर आई, चाहे वो दक्षिण भारत में रैली हो, चाहे वो उत्तर भारत में हो, चाहे मध्य भारत में हो। बहरहाल इस मुद्दे पर बीजेपी हमेशा मुखर रही है। लेकिन अगर हम दूसरे चरण पर विनय जी गौर करें तो जहां पहले चरण में मैनिफेस्टो को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, तो दूसरे चरण में सैम पित्रोदा का बयान, मंगलसूत्र की लड़ाई, सिंदूर की लड़ाई, तो क्या ये जो तमाम नेताओं के बयान है, ये बहुत बड़ा कोई गेम चेंजर हो सकते हैं क्या? देखिए, ये 2024 का जो चुनाव हो रहा है जी, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष, जो जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे दूर हटके चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल एक अलग हटके माहौल क्रिएट किया जा रहा है। जो जनता के जुड़े मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे पहला फेस हो या सेकेंड फेस हो,
उसमें वो मुद्दे खोते से नज़र आ रहे हैं। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन सब चीज़ों का जिक्र ही नहीं हो रहा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी वो भी कहीं न कहीं अपने जो है जो भाषणों में जो मुद्दे हैं उनको चेंज करते नज़र आ रहे हैं। आप अगर चुनाव से पहले फर्स्ट फेज़ से पहले अगर हम बात करते हैं, तो उसमें सिंपल सा राम मंदिर था जी और विकसित विकसित भारत का सपना था। ये सारे मुद्दे हावी थे। फर्स्ट बिल्कुल। फेज़ आते-आते अब वो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ हो, जो चीज़ें हों उसके कारण अनेक हो सकते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने-अपने जो मुद्दे थे, उनमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा बदलाव किया। हम्म। जहाँ प्रधानमंत्री अम, एक अल्पसंख्यक का जो है ज़िक्र करते हुए 18 साल पुराना जो है मुद्दा मनमोहन सिंह का उठाया। जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ की जो सुख सुविधाएँ हैं या जो भी तो उन पे अल्पसंख्यक और विशेषकर मुसलमानों का ज़्यादा अधिकार है। उस मुद्दे को इस चुनाव में प्रधानमंत्री जी लेके आए फर्स्ट फेज़ के बाद। जी अब उसके बाद कहीं न कहीं सैम पित्रोदा जी वो ख़ैर इस चीज़ के लिए जाने ही जाते हैं। कांग्रेस में ये हमेशा कहा जाता है कि कांग्रेस ज़्यादातर पिछले 20 साल में अगर हम कहें तो वो जीतने के लिए कम हारने के लिए ज़्यादा उसके नेता जो है प्रयास करते हैं। बिल्कुल। वो आप 2014 ले लीजिए या 2019 ले लीजिए या 24, कोई न कोई उनका एक लीडर ऐसा कुछ बोल देता है। बट उसको डैमेज कंट्रोल वो कांग्रेस कर नहीं पाती है, करना नहीं चाहती है या कर नहीं पाती है, ये तो कांग्रेस के लोग ही बेहतर बता सकते हैं। हम्म। उन्होंने ये बोल दिया कि सैम पित्रोदा का बयान वो निजी व्यक्तिगत बयान है, बिल्कुल। बट उसका खंडन नहीं किया कि नहीं, ऐसा अगर हम सरकार में आते हैं तो ऐसा हम नहीं करेंगे। उस चीज़ का खंडन क्यों नहीं किया आपने? अगर आप उनके व्यक्तिगत बयान से आप सरोकार नहीं रखते हैं तो आप उस बयान का खंडन कर सकते हैं, वो मुद्दा वैसे वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस चीज़ से थोड़ा एक बल मिलता है कि कहीं न कहीं। और एक एक ये भी एक चीज़ है, देखिए व्यक्तिगत बयान का हिंदुस्तान में ज़्यादा नहीं आपका जो है वो प्रभाव पड़ता है। सैम पित्रोदा जैसे व्यक्ति, उनके बयान व्यक्तिगत नहीं हो सकते हैं, ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं बिल्कुल। और पब्लिक भी इसको समझ रही है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ रहा है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। जहां अमरोहा में 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 14.88% है, तो अमरोहा में 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज आ चुकी है। वही मेरठ की बात करें तो 12.55% वोट डाले गए हैं। तो इसके साथ ही यूपी के 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। वही गाजियाबाद में 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 10.67 रहा है। तो गाजियाबाद के साथ ही अलीगढ़ में 12.18% जनता अपने घरों से बाहर निकली है, मतदान का इस्तेमाल कर रही है और लगातार वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे पहले राजेश का। राजेश देखिए 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। इन 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज को अगर हम पहले चरण से कंपेयर करें तो क्या लगता है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है? और राजेश अगर बात करें पहले फेज की तो और इस दूसरे फेज की वोटिंग परसेंटेज को लेकर तो बिल्कुल बात सही है कि जिन्हें 2 घंटे का समय बीत चुका है और पहले फेज में भी 2 घंटे के समय बीतने के बाद भी यही 10 से 15 के बीच का परसेंटेज रहा है। और वही आज सेकंड फेज जो आज हो रहा है इसमें भी आज वही है। देखिए आप आंकड़ा देख लीजिए कि 10 से लेकर 15% के बीच का ही आज तक का भी रेशियो है। तो जाहिर सी बात है कि मुझे नहीं लग रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से मायावती हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, उन्होंने विशेषकर अपील की है जनता से कि इस बार जो है अपने घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, मतदान करें और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने का हर तरीका इस बार जो है, हर एजेंडा जो है इस बार अपनाया गया है। लेकिन अभी तक जो 2 घंटे का वक्त बीता हुआ है, इस 2 घंटे के वक्त में अभी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वोटिंग परसेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी पूरा का पूरा दिन बाकी है, शाम को 6 बजे तक वोटिंग होनी है। तो जाहिर सी बात है कि शाम तक 6 बजे तक पता चल जाएगा कि कितना वोटिंग परसेंटेज इस बार पहले फेज के आधार पर सेकंड फेज में बढ़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने राजे। देखिए विनय जी, हम लोग अभी इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं कम रहा है, जो हर एक पार्टी के लिए बहुत बड़ी परेशानी वाली बात होगी। और देखिए अगर हम अभी दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में भी
जो वोटिंग परसेंटेज है वो 10 से 15 के बीच रहा है। तो क्या वोटिंग परसेंटेज आखिर अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या मानी जाए, क्योंकि बीजेपी ने पन्ना प्रमुखों तक को लगा दिया था, क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़वाइए? देखिए, फर्स्ट फेज में जो वोटिंग परसेंटेज 10 बजे तक का जो था वो अमूमन 10% के आसपास था जो है। कुछ एक जगह अगर हम आसाम या त्रिपुरा की अगर बात बंगाल की छोड़ दें तो 10% के आसपास था। आई थिंक फर्स्ट फेज से थोड़ा सा एज है वो थोड़ा ज़्यादा होता दिख रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिसे एक अच्छा वोट परसेंटेज कहा जा सकता है। उम्मीद है कि हो सकता है कि पार्टियां नो डाउट जो है इस बार जो फर्स्ट फेज की जो गलतियां हैं उनसे उनको दूर करके पोलिंग तक मतदाता को ज़रूर लेके आएंगी। आई होप सो कि इस बार वोट परसेंटेज कुछ बढ़े। बट मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि वोट परसेंटेज कम होना ये दिखाता है कि मतदाता के अंदर कहीं ना कहीं उदासीनता है, तभी तो वो उदासीन है, वो एक्टिव नहीं है। अगर पोलिंग पे जो है वोट परसेंटेज ज़्यादा होता है तो हम इसे कहते हैं कि मतदाता उत्साह है, उत्साहित है। उत्साहित हैं तो किस चीज़ के लिए उत्साहित हैं? ठीक, जाहिर सी बात, अगर उत्साह है तो वो सरकार बदलने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब वोट परसेंटेज ज़्यादा होता है तो अमूमन जो पक्ष होता है सरकार का, जो उसके अगेंस्ट जाने का ज़्यादा चांसेस होता है कि ये जो मतदान हुआ है सरकार के अगेंस्ट हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है या कुछ बदलाव की लहर चल रही हो, उसके लिए ज़्यादा वोट परसेंट पोल हुआ है। बट वोट परसेंट कम पोल होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं मतदाताओं के अंदर एक उदासीनता है। अब उदासीनता दो कारण हो सकते हैं कि सरकार अपने जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको पब्लिक तक नहीं पहुंचा पा रही है। ठीक, विपक्ष भी कहीं ना कहीं जो सरकार को घेरने की जो रणनीति है उसमें शायद सफल नहीं दिख पा रही। अगर वो सफल होती तो वो मतदाताओं को जरूर पोलिंग बूथ तक लेके आती और उनसे वोट करवाती। उदासीनता सरकार के लिए भी सोचने का विषय है और ज़्यादातर मेरे हिसाब से विपक्ष के लिए ज़्यादा सोचने की बात है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब भी वोट परसेंटेज कम होता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ये खतरे की घंटी होती है। अच्छा विनय जी, हम इस बात को मान रहे हैं 2019 के नतीजों के आधार पर कि जो दूसरा चरण है ये बीजेपी के लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन इस बार पश्चिमी यूपी का समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है, क्योंकि पहले सपा बसपा ने एक साथ चुनाव लड़ा था और रालोद भी उनके साथ थी, लेकिन अब रालोद बीजेपी के साथ चली गई है। तो इस सीट पर जैसे किसानों का मुद्दा लगातार मुखर होकर उठा, छुट्टा जानवरों का मुद्दा यहाँ पर उठा, तो यहाँ पर बड़े फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखिए, जब लोकसभा चुनाव की बात होती है तो यहाँ पे क्षेत्रीय मुद्दे उतना ज़्यादा हावी नहीं होते हैं। अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा होता तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो ज़्यादा हावी होते हैं। लोकसभा में मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मुद्दे जो आपने बताए हैं वो छुट्टा जानवर के हों, लॉ एंड ऑर्डर के हों, किसानों के हों, ये प्रभाव करेंगे। बट जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें कुछ देशव्यापी मुद्दे भी होते हैं, वो भी डिपेंड करता है उनके ऊपर भी। चुनाव की जो गठजोड़ की बात है वो भाजपा ने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में सेंध लगाई। बिहार में नीतीश कुमार को लेके आए, यहाँ पे जयंत चौधरी को उन्होंने अपने पाले में किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो छोटे छोटे जो दल हैं उनको सबको साथ के रखा अपने पास। जो कम परसेंटेज में जिनका प्रतिनिधित्व जिस समाज का कम है, ऐसे भी वो गठबंधन भाजपा ने इस बार किए हैं उत्तर प्रदेश में। गठबंधन की अगर बात की जाए तो नो डाउट वो इंडिया से इंडिया का यूपी में खासकर एक एज है, वो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। वो सीट में कितना कन्वर्ट हो पाता है ये देखने वाली बात है, वो 4 तारीख को पता होगा। पर जातीय समीकरण और जो सामाजिक समीकरण है उसको कहीं से भी उसमें कमजोर भाजपा नहीं दिख रही, एनडीए गठबंधन नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव के रण का आगाज हो चुका है। 19 अप्रैल को पहले दौर के चुनाव हुए थे, पहले फेज के चुनाव हुए थे, जिनमें 102 सीटें ऐसी थी जहां जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब दूसरे चरण के
रण की शुरुआत भी हो चुकी है। सुबह 7 बजे से जो वोटिंग का दौर है वो लगातार जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक रहेगा। लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए कई जगहों पर जो वोटिंग की टाइमिंग है उसको बढ़ा दिया गया है। अब लगातार प्राइम टीवी के सहयोगी ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है, पल पल के अपडेट पहुंचा रहे हैं। और प्राइम टीवी भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि 5 साल के बाद आपको यह अब मौका मिला है तो घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और आगामी 5 सालों के लिए आपका भविष्य क्या होने वाला है, आज ये फैसला आपके हाथों में है, तो अपने मतदान का इस्तेमाल जरूर करें। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।